भाग का लिखा कभी नहीं मिटता। हर किसी मनुष्य भाग्य भगवान कैसा रचता है यह तो केवल वही जाने। क्यों किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी, परेशानी रहती है और किसी का भाग्य में ऐसो आराम रहता है। जैसा इंसान का भाग्य वैसा ही उसका जीवन रहता है। क्या भाग्य का लिखा भी बदलता है? आइए जानते हैं। आज की इस कहानी से एक समय की बात है। देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। फिर एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। फिर वह अगले दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उसे पंडित गांव से उसके दोस्त का घर लगभग काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते से अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह बड़े दोनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी कट जाएगा। और पंडित खुशी से उसे व्यक्ति को उसका नाम पूछता है, तो उसे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ ज्यादा उचित नहीं समझा। अब धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही राकेश ने पंडित जी से कहता, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक कार्य है, मैं वह कर समाप्त करके आगे आपसे मिलने हूं। पंडित कहता है, ठीक है, और वहां से चलने लगता है। कुछ ही देर बाद खबर फैली, किसी व्यक्ति को बेल ने कुचल दिया है। जैसे ही बल ने उसे व्यक्ति को कुचला दिया, ठीक कुछ देर बाद ही राकेश पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वह दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान एक घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से दूर, और रात होने के कारण पंडित राकेश से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहां पर हम भोजन करके यहां पर ही विश्राम करते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। राकेश ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहां पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह राकेश कुछ तो गड़बड़ है। वह जहां पर भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। यह व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने राकेश से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे और एक गांव आ जाता है। राकेश ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर राकेश वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। मैं वहीं खड़ा होकर राकेश को देखने लगता है कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय राकेश फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहने गया। उसने राकेश से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तब राकेश मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगता है, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी, तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो। अगर आप ही अपना परिचय देते तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब राकेश ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूं जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से इस बात का की आशंका थी। फिर भी राकेश के मुंह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे इस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहन गया और सच में पड़ गया
कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूध तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ फलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच हमदूद ही है। पंडित को यहां पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मोड़ ताकि उसका मित्र तेजी से दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पर से भी लंगड़ा था। इसलिए ना तो वह पड़का हुआ पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उसे तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गंगा और लंगड़ा होने की वजह से वहां तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णता विश्वास हो गया कि धर्मराज जी हमदूद है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। वह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपने मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंस और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोने के लिए समय होता ही नहीं है। पंडित ने कहा, बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवन के लिए अपने मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो। हमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, होता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगी। तो तुम्हारी मूर्ति आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उसे फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजना है। पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय, सो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उसे राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज्य दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी कितने विचार विमर्श करके कहा कि बात सही है, तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा,
यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना उसे पंडित के किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था ताकि पंडित को ना लगे कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी तो उसी दिन पंडित की मृत्यु होने थी। उसी रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वहां पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी थी। जब व्यक्ति को ठीक से सो नहीं पा रहा हो तो उसे रात भी पंडित को नींद में चलने का द्वारा पड़ा वह उठाकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मन था, इसलिए कोई भी पहरेदार ने और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की हस्तबल में पहुंचकर वह सारे घोड़े की पीठ पर सवार होकर अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के संजा पहुंच गया और राजा रानी सो रहे थे। वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, पोशीतर हो गया। लेकिन पंडित तो बहुत हक्का बक्का था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा सैया कक्षा कैसे पहुंचा। लेकिन वह उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उसे पंडित को दरबार लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा कर राजा से बोला, है महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपका श्याम कक्षा तक कैसे आए। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोक क्यों नहीं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आज मेरी मृत्यु होने वाली ही थी जो आज होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न का जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, आज मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का साहस नहीं होगा कि राजा के सैन्य कक्षा में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बन रहा। राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज दिन है जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसे राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है और सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा से पिछले से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्षा में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने यह नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जान ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी।
इसलिए अगर उसने फांसी नहीं दी तो राजा का वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक काची सूट के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इस धन का भी मन रह जाएगा और कच्चे सुख के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूट के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो वह पंडित मारेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था यह सुख के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्म महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई शुद्ध का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक सुदी के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पर उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मारता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूट के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी।